देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जिस तरह से कहा जाए कि एक सियासी घमासान मचा हुआ है, खास तौर से टीएमसी में भगदड़ है। दरअसल आज अमित शाह जिस तरह से वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं हावड़ा में, इस दौरान जो उन्होंने बात कही उससे टीएमसी की चिंता बढ़ना लाजमी है। दरअसल अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी चुनाव आते आते अकेली रह जाएंगी। कुछ देर पहले हावड़ा में वर्चुअल रैली संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना को ममता बनर्जी बंगाल में लागू नहीं करती। बंगाल के उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। ममता से नाराज होकर ही अब टीएमसी उनके ही साथी छोड़ रहे हैं। अमित शाह ने किस तरह से निशाना साधा ममता बनर्जी पर, सुनिए आप भी। हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं हो। तो सुना आपने किस तरह से सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं अमित शाह ममता बनर्जी पर। दरअसल बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। कल टीएमसी के 3 विधायकों समेत 5 नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए और आज अमित शाह बंगाल में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने शिरकत भी की। बोलो भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे। इन 2 तस्वीरों से बंगाल की सियासत को अच्छी तरह समझा जा सकता है। बंगाल में इस वक्त सियासी हवा का रुख बदल रहा है। जो नेता कल तक टीएमसी के साथ थे अब एक एक कर बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। शनिवार को ममता बनर्जी को बड़ा झटका देकर 3 विधायकों समेत 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन्होंने ममता का साथ छोड़ा है उनमें ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी शामिल हैं। टीएमसी के इन बागी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सोनार बांग्ला बनेगा, मोदी बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है। देखिए टीएमसी में हम लोग बहुत आशा लेके आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। पब्लिक का कुछ सेवा भी नहीं कर पाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलवाने के लिए टीएमसी के इन दिग्गज नेताओं को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया था। इसके बाद फिर से शाम को ही ये नेता चार्टर्ड विमान से बंगाल के लिए रवाना हो गए। आज हावड़ा के डोमजूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपने मंच पर इन नेताओं को लाकर साफ संदेश दे दिया कि अब टीएमसी में कोई बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। बंगाल में चुनावी साल है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह टीएमसी के कद्दावर नेता ममता का एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, तो वहीं टीएमसी में खलबली है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमने उन्हीं कार्यकर्ताओं को लिया है जिन्होंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। ऐसे लोग जो सिंडिकेट राज में शामिल थे, ऐसे लोग जो माफिया राज में शामिल थे, हमने उनको सम्मिलित करने से मना कर दिया। और इसलिए अच्छे लोग जो टीएमसी में काम नहीं कर पा रहे थे और एक सोनार बांग्ला का जिन्होंने सपना देखा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, सोनार बांग्ला बनाएंगे। दरअसल इस बार बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह के बंगाल के मैराथन दौरे का प्लान तैयार है, तो वहीं 7 फरवरी को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से टीएमसी में भगदड़ मची है, उससे ममता के लिए अपने कुनबे को संभाल कर रखना बेहद मुश्किल हो चला है।
कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बैटल ऑफ बंगाल में जिस तरह से हलचल है, ये तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि दीदी के गढ़ में अब बीजेपी सेंध मार रही है, बीजेपी वहां पर है और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं वो टूट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ में खास मेहमान है प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी नेता है, साथ ही साथ तौसीफ रहमान टीएमसी की तरफ से हमारे साथ में है। तौसीफ जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ। अमित शाह कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि यूनिटी कमजोर हो गई आपकी? आप ही के साथी छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं। देखिए, मैं तो आज से 6 महीने और 1 साल पहले की हर बात रिकॉल करना चाहता हूँ और हर बात आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे बंगाल की जनता को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही बीजेपी है जो अपने आप को राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है और है भी। ये कह रहे थे कि हम सारे लोग टीएमसी में जितने भी चोर हैं, टीएमसी में सारे चोर हैं, उन सबको पहले जेल भेजवाएंगे, उसके बाद सोनार बांग्ला बनाने का जो प्रकोप है उसको हम बिल्कुल उसमें काम करेंगे। हमने सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, पर अब ये सच में समझ में आ रहा है जो हमारे मन में था, एक मंशा थी कि हाँ भाई बीजेपी के पास सच में लीडर्स नहीं थे, इसी के लिए सारे लोग जो नॉन बंगाली थे और जो बंगाल के बाहर आके जो प्रचार कर रहे थे हम उनको ही देखते थे। मगर आज ये स्पष्ट हो गया और समझ में आ गया है कि सच में बीजेपी के पास कुछ नहीं था। तो आप जिनको चोर बोलते थे, मैं नहीं कहता, मैं आज भी राजीव दा को और वैशाली तो दालमिया तो मेरी बहन है, मैं ऑन टेलीविजन कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि वो चोर नहीं है। मगर आज जिनको आप चोर कहते थे राजीव बनर्जी को, वैशाली दालमिया कह रही है कि उन्हें टीएमसी में रहते हुए काम नहीं करने दिया गया, वो काम नहीं कर पाई, काम नहीं कर पाई, उनको ही ले लिया। मगर सबसे बड़ा चोर उनमें मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी था, उनको आपने सबसे टॉप में बिठा दिया, उन्हीं चोर को जो आप चोर कहते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप उनको भी ले लिए। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल की जनता हंसी मजाक कर रही है और हंस रही है, सच में बता रहा हूं मैं आपको, हंस के कह रही है कि आप मुझे ये बताइए कि हम वोट किसको देंगे, हमें तो टीएमसी को ही वोट देना पड़ेगा, क्या करें? मुझे तो पता है, बहुत फनी सिचुएशन हो गया। इसका जवाब प्रियंका जी से हम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब टीएमसी के लिए भी है कि वो अपनी जमीन कहीं ना कहीं कमजोर करते जा रही है। आप मानते ही है, क्योंकि आप ही के जो कई बड़े नेता हैं पिछले कुछ समय में बड़े चेहरे 15 से 20 चेहरे आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या हो गया? वो काम ही नहीं कर पाए, उनका काम करने का दिल नहीं था, उनको कुछ और करना था। तो शायद बीजेपी में जाके देखिए, किसी को भी 50-100 करोड़ रुपया दीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो तो अपना आत्मा बेच आप ये कह रहे हैं कि तोड़ने की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर तो देखिए हॉर्स ट्रेडिंग पहले ही शुरू हो गया है, क्योंकि उनको पता था कि हॉर्स ट्रेडिंग बाद में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है। प्रियंका जी, गंभीर आरोप है। पहला तो ये कि तोड़ने की राजनीति, दूसरी चीज ये कि पहले जो चोर नजर आते थे अब वो पाक साफ हो चुके हैं बीजेपी में आके। सारी बातों का एक एक करके जवाब दूंगी जी नैना जी। तो पहली बात तो ये, आरोप जो है उनको साबित करना पड़ता है। जो पैसा और अमाउंट इन्होंने तौसीफ साहब ने बताया, हो सकता है ये लोग इस अमाउंट पर बिलीव करते होंगे, ये करते होंगे ये काम। बीजेपी को ये सब करने की दरकार नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए, आज अगर टीएमसी इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी पार्टी थी, इतना लोगों के लिए काम किया, तो उनके घर के ही लोग जो खुद मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वह मंत्री पद से रेजिग्नेशन देकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें 2 शब्द हैं जिसको कहते हैं समर्थन और समर्पण। दोनों ही शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका है राजनीति में। कैसे हैं? देखिए, पार्टी की जो विचारधारा होती है उसको अगर लोग मानते हैं तो समर्पित होकर के लिए लोगों के लिए काम करने की चेष्टा करते हैं, वो अपना समर्पण दिखाते हैं। और जब ये देखते हैं कि लोगों ने अपना समर्थन खींच लिया है, लोग अब उस पार्टी को नहीं मान रहे क्योंकि उनकी विचारधारा में कमजोरी है, क्योंकि ये खुद के नेता जो है जब पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो वो ये समझ गए हैं कि लोगों के लिए उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो जनता भी इस चीज को समझ गई है, तो फिर समर्पण कैसा? तो वो पार्टी को त्याग रहे हैं। तो ये जो पैसे की बात कर रहे हैं ये सब बेफालतू बातें हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आज जिस वैशाली डालमिया जी ने ज्वाइन किया है वो एक अच्छे समर्थ परिवार से आती हैं, तो इन सारी बातों का तो कोई मायने नहीं। दूसरी बात, जिनको ये कह रहे हैं कि हम उन्हें चोर कहते थे और हमने पार्टी में ले लिया, तो मैं तो इनसे कहती हूँ कि जो जिस चीजों के ऊपर बेस करके ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें तो बॉबी हकीम का नाम भी सबसे आगे था। आज भी बॉबी हकीम ममता बनर्जी के बगल में घूम रहे हैं, तो अगर आप मानते हैं कि वो चोर है तो अभी भी उसको मंत्री क्यों बनाए रखा है?
अगर आप मानते थे कि शुभेंदु अधिकारी चोर हैं या चोर थे, तो आपने 5 साल उनको मंत्री क्यों बनाए रखा? लेकिन इसका प्रियंका जवाब जी, दीजिए लेकिन मुझे। प्रियंका जी, सवाल तो ये भी खड़ा होता है, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि उन्हीं को पहले, अगर आप उन्हीं को जेल भेजने की बात कहते हैं, उसके बाद में अगर वो आप ही की पार्टी में शामिल होते हैं, चलिए इस पर चर्चा आगे करें, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी दरअसल आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से बैर है, जय श्री राम के नारे से डरती है ममता बनर्जी। स्मृति ईरानी ने बड़े आरोप लगाए। कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, दीदी अपना के জানাতে चाहिए 130 থেকে 138 हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बलि ली है। आज उस एक एक कार्यकर्ता की सौगंध, जो राजीव दा ने कहा चुपचाप चुपचाप पद्दो छाप, एक एक कोने में आपको उस बलिदानी कार्यकर्ता के उस स्वर को सुनना पड़ेगा, जो मात्र पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और संघर्ष किस लिए किया? ताकि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। तो हावड़ा में आज स्मृति ईरानी जमकर बरसी हैं। तौसीफ रहमान, आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम नारे से बैर क्यों है, ये सवाल भी दागा गया, ये सवाल भी पूछा गया। जी मैडम, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि न्यूज नेशन अपने में ही एक बहुत बड़ी चैनल है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, और हम सारे पैनलिस्ट जो बैठते हैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि हम आपके व्यूअर्स के हिसाब से अपनी आवाज रखते हैं। मैं पहले आपको बताऊं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और जय मां काली, ठीक है। हमने बचपन से काली घाट में काली जी की मंदिर को देखा और वहां हम जाते हुए आए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों। जी बात ये बताइए मुझे, आप भी एक धर्म से बिलोंग करती है, मैं भी एक धर्म से बिलोंग करता हूँ। फर्ज करिए अगर मैंने जय श्री राम नहीं बोला, अब आप कहेंगे अगर बोल दिए तो क्या हुआ। अगर मैंने नहीं बोला और मैंने कहा राम राम, हरे रामा हरे कृष्णा, जय श्री गोकुलेश, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, है सरस्वती, है लक्ष्मी, है भाग्यवती, और मैंने अगर जय श्री कृष्ण नहीं बोला या जय श्री राम नहीं बोला, तो क्या मैंने हिंदुओं की बेइज्जती की? लेकिन तौसीफ जी, आपत्ति होना नहीं बोलना, आपत्ति होना, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सर्वधर्म की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सम्माननीय है। लेकिन आपत्ति, क्या आपत्ति है टीएमसी को, ममता बनर्जी को आपत्ति है जय श्री राम से? नहीं मैडम, एक सेकंड, मैं आपको एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कोई मेहमान आपके जब घर पे आता है, आप उसको कहती हैं प्लीज सिट डाउन, बैठिए। वही मेहमान जब आपके घर पे आता है, आप कहिएगा बैठो, चलो बैठो यहाँ पे। देखिए देयर इज अ स्लाइट ऑफ डिफरेंस जब आपकी वोकैबुलरी क्या बोलती है और आपका भाषा का जो अच्छा, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या जय श्री राम से बैर है? जय श्री राम से बैर है? बैर नहीं है, पर अगर कोई नहीं कहता है, अगर उसका दिल अभी नहीं है कहने का, तो क्या वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया? अगर बैर नहीं है तो कहने में क्या आपत्ति होती है? और यही आप ये मानिए, इसी बात को अगर आपको लग रहा है तो ये तो मुद्दा बन गया ना, ये तो आप जानते हैं, ये तो मुद्दा बन गया। मुद्दा आप खुद दे रहे हैं, फिर आप दूसरे पे आप मेरे दिमाग में, आप मेरे जहन में, कि आप मेरे कनपट्टे में गन रख के बुलवाएंगी कि बोल जय श्री राम, ऐसे नहीं। मेरा दिल करेगा मैं बोलूंगा, मेरा दिल नहीं करेगा मैं जिंदगी में नहीं बोलूंगा।
अगर मेरा दिल नहीं प्रियंका करेगा मैं या अल्लाह नहीं बोलूंगा। अगर प्रियंका मेरा दिल जी, नहीं किया, मैं मुसलमान हूँ, सुन रही तो हैं फिर आप? क्या करेंगे आप? तौसीफ साहब मैं खाली एक क्या जवाब ओवैसी चाहूंगी आपसे। आके मुझे बुलवाएंगे किसी क्या? के सर पे गन रखकर आप जय श्री राम का नारा नहीं लगवा सकते क्या? आके मुझे बोलेंगे कि बोलो या अल्लाह। किसी ने बंदूक किसी के सर पर नहीं रखी। मैं तौसीफ तुम आपसे एक चीज कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, जवाब दीजिए। तौसीफ साहब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्रियंका बहन। उसी तरह जैसे नैना, अगर मैं आपसे कहूंगी नैना जय श्री राम, तो आपका जवाब क्या होगा कि मैंने आपको बेइज्जत कर दिया? आप कहेंगे प्रियंका मैंने भी आपको जय मां काली अगर कहता हूं तो क्या चला जाए? जवाब प्रियंका जी, ये होगा जवाब। तौसीफ देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोली, अब मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो जवाब ये रहेगा। तो देखिए, इसमें किसी ने किसी के सर पर बंदूक नहीं लगाई या किसी ने किसी के ऊपर जोर नहीं आजमाया, लेकिन ये ऐसा जनता ने आवाज क्यों उठा इसको भी समझना होगा। क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो गाड़ी से उतर करके कहती थी कि तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगी। जय श्री राम कैसे बोला? आउटसाइडर्स भागो यहां से। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी का किया धरा है। तो जब उन्होंने ये आपत्ति दिखाई कि एक हिंदू की बेटी होने के बावजूद राम नाम से परहेज है, अरे कांग्रेस से आई है ना, कांग्रेस से टीएमसी का जन्म हुआ। उस कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के आखिरी शब्द थे हे राम। तो हिंदू कल्चर में जब पैदा होते हैं, राम नाम से पैदा होते हैं, और जब ईश्वर के घर जाते हैं तो हरे कृष्णा हरे राम बोलते हुए ये आखिरी शब्द होते हैं। चलिए, तो यानी कि उसमें ये ऐसा किसी को परहेज क्या, डर क्या, भय क्या? ठीक है प्रियंका जी, लेकिन आज का जो अमित शाह का सबसे बड़ा बयान है, इसके पीछे क्या रहस्य है ये समझना जरूरी। प्रियंका जी, क्या कहना चाह रहे हैं अमित शाह कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएंगी, यानी कहा जाए कि अभी और भी कुछ ऐसे नेता हैं, टीएमसी के बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं? जरूर, बिल्कुल। देखिए, वो जो भी कहते हैं अमित शाह जी, वो बिना तथ्यों के बात नहीं करते। तो जरूर ऐसे टीएमसी के कुछ लीडर्स होंगे या लीडरान होंगे जो वहां से खुश नहीं है। कारण ये कि उनको काम करने की इजाजत नहीं है वहां पर, क्योंकि सिंडिकेट और कट मनी का कल्चर चलता है। बहुत बड़ी बात प्रियंका जी, बहुत बड़ी बात आप बता रही है कि टीएमसी के कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात ये कही है तौसीफ जी। आखिर खुद का घर अभी नहीं बचा पा रहे तो फिर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी अपनी सीट से अपना घर कैसे बचाएगी? क्या इसको लेकर कोई तैयारी है, कोई रणनीति है आपकी? देखिए, मेरी बहन प्रियंका ने कोई झूठ तो नहीं कहा जी। वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, और मैं उसमें बेवकूफ की तरह थोड़ी ना यहाँ बैठ के बोलूंगा कि नहीं प्रियंका जी झूठ कह रही हैं। देखिए, ये तो संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर कोई है तो चला जा रहा है, और मैं भाजपा की तरह आज जो चला गया मैं उसको चोर नहीं बोलूंगा। अगर कोई गया है तो कोई आपत्ति होगी, कोई तकलीफ होगी, ये तो चलता हुआ आया। बीजेपी से कांग्रेस आया, क्या कांग्रेस से तौसीफ जी बीजेपी ऐसा कोई गया, मंच नहीं है जहाँ पर जो आपके नेता हैं, जो बड़े चेहरे, जो मंत्री रहे हैं, जो विधायक हैं, वो अगर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे तो ये तो टीएमसी को सोचनी चाहिए कि फिर तो जब मौका है, जब चुनाव लड़ने का मौका है, वो आपका साथ छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जा रही है, तो आपको सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है जी। देखिए, साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होते हुए आया और कोई नई चीज आप नहीं देख रहे हैं। तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात ये कि आत्म मंथन का वक्त है, सोचना चाहिए। तौसीफ जी और प्रियंका टिब्रेवाल, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल में जो अब राजनीति है, वो तोड़ने की राजनीति की बात कही जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है, देखने वाली बात है। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।